हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8th का सैम्पल पेपर। इसमें हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो या तो उनका आंसर एक वर्ड में होगा या फिर उनका आंसर एक सेंटेंस में होगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, यानी कि हैजा एक डैश के कारण होता है। तो हमें पता है बीमारियां हमें किसकी वजह से होती हैं। बीमारियां हमें होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर सूक्ष्म जीव की वजह से। तो सूक्ष्म जीव की हमने कुछ 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, तो इनमें से ही कोई एक इसका कॉजिंग एजेंट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? कॉलेरा होता है हमें बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि जीवाणु की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। या तो ये सही सेंटेंस है या तो ये गलत सेंटेंस है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमें ये बात पता है कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, राइट। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, शुगर से अल्कोहल बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, हिंदी में किण्वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसेक्ट इज, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, विच इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा कीट है? ठीक है, कीड़े के बारे में पूछा हुआ है। तो आपको ये पता है कि जब भी बारिश का मौसम आता है, आपने एड में भी सुना होगा, रेडियो पर, टीवी पर, कि अपने आसपास के जितने भी ऐसी जगह हैं जहां पर पानी भर जाता है उन्हें खाली कर दीजिए, ताकि उसमें मच्छर ना पनपे, है ना, मच्छर ना पैदा हो। और मच्छर की वजह से हमें क्या होता है? हमें मलेरिया भी होता है, हमें डेंगू भी होता है। तो प्रोटोजोआ को कैरी करने वाला कौन है? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटमॉस्फेयर, वातावरण को परिभाषित करें। वातावरण क्या होता है ये हमें बताना है। तो वातावरण की सिंपल सी परिभाषा क्या है? एटमॉस्फेयर इज द गैसियस एनवलप दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस, पृथ्वी हमारी चारों ओर से गैस से ढकी हुई है, तो चारों ओर की जो वायु है उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू द मोशन, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर मान लीजिए ये लड़की यहाँ से इस बॉक्स पर धक्का लगा रही है और उसके ऑपोजिट साइड से उसका भाई यहाँ से धक्का लगा रहा है, तो क्या होगा? जो बॉक्स की, अगर वो अकेले धक्का लगाती एक तरफ तो बॉक्स तेजी से चलता, लेकिन क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज, यानी कि वस्तु की जो गति है वो कम हो जाएगी। आपने रस्साकसी का खेल देखा होगा, उसमें क्या होता है? एक टीम इधर से खींचती है, एक टीम इधर से खींचती है, इसीलिए रस्सी किसी तरफ जा ही नहीं पाती है ना। रस्सी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर एक ही तरफ से कोई खींचेगा तो सीधा रस्सी इस तरफ चली जाएगी, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो रस्सी की स्पीड कम हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उस बल का नाम बताइए जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमें पता है ये बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस बल के कारण चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी है, अगर हम उस पर कुछ भी ऊपर से गिराते हैं तो वो कहाँ आता है? वो सीधा नीचे आता है, क्योंकि पृथ्वी उस पर बल लगा रही है। ऐसे ही सूर्य जो है वो सभी प्लैनेट्स पर, यानी कि सभी के सभी जितने ग्रह हैं उस पर बल लगा रहा है, इसीलिए वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि चीजों का जो भार होता है, वजन होता है, वो किस बल के कारण होता है? तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सोनोरस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस, यानी कि सोनोरस धातुओं का वह गुण है जिससे वे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके इजी करने के लिए बेल लगाई हुई है ना। यहाँ पर भी बेल में जो है वो मेटल ही है, ये पूरा भी मेटल का बना है। जब हम इन दोनों को टकराते हैं तो क्या आती है? तो आवाज आती है। मेटल की ये प्रॉपर्टी थी कि मेटल अगर मेटल से टकराएगा तो वो आवाज करेगा। ठीक है, मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैलिएबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, इन सब के आपको मतलब पता होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत के कुचालक हैं। देखिए आमतौर पर क्या होता है, सभी के सभी जो मेटल हैं वो विद्युत के क्या हैं? सुचालक या फिर कंडक्टर हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि बैड कंडक्टर कौन सा है। तो बैड कंडक्टर में दो नाम आते हैं, मर्क्यूरी और टंगस्टन, हिंदी में पारा और टंगस्टन। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मर्क्यूरी ऐसा होता है, ठीक है, मर्क्यूरी कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? तो देखिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, कॉपर जो है वो एक कमजोर बच्चा है, ठीक है, जो खाना पीना टाइम पे नहीं खाता, है ना। और जो जिंक है वो ऐसा बच्चा है जो ठीक टाइम पर खाना खाता है और मजबूत है। तो अगर क्या लगता है आपको, क्या कॉपर जिंक को उसकी जगह से हटा पाएगा? कॉपर है ये जिंक है, तो कॉपर जिंक को उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है, जिंक कॉपर को जरूर हटा सकता है, क्योंकि इसने सही टाइम पे खाना पीना खाया है, तो जिंक जरूर कॉपर को हटा पाएगा। यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जिंक को तो विस्थापित कर ही नहीं सकता। अगर इसका उल्टा लिखा होता तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुओं तथा अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं या अम्लीय होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ फोर्स हैज बोथ डैश एंड डैश, यानी कि एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं। तो बल में दोनों क्या होते हैं? बल में मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, इसकी कोई वैल्यू होगी, जैसे 10, 20, 30, ठीक है, न्यूटन। अब इसमें दिशा भी होती है कि किस तरफ बल लगाया गया है, ये भी जरूरी है जानना। तो दोनों चीजें होती हैं, परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन यानी कि दिशा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टग ऑफ वॉर साइड ए अप्लाइज 10 न्यूटन फोर्स। देखिए अभी हमने वही बात की थी कि रस्साकसी का जो खेल होता है, इसमें एक तरफ से जो टीम ए है, मान लीजिए इस तरफ से टीम ए ने कितना बल लगाया? 10 न्यूटन। इस तरफ की जो टीम बी है उसने कितना बल लगाया? 8 न्यूटन। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? रस्सी किस तरफ घूमेगी? सिंपल सा आंसर है। देखिए अगर ए वाली टीम ज्यादा बल लगा रही है, 10 ज्यादा होता है 8 से, तो क्या होगा? रस्सी ए की तरफ जाएगी। ठीक है, रस्सी जो है, अगर इधर टीम ए है इधर बी है, तो रस्सी ए की तरफ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द एयर, यानी कि क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है? तो हमें ये पता है कि घर्षण बल जमीन पर तो काम करता है, बिल्कुल। हमारे जो जूते हैं वो कुछ टाइम बाद घिसना शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से? घर्षण बल की वजह से, है ना, फ्रिक्शन की वजह से। अब क्या हवा में भी ये घर्षण बल लगता है? तो बिल्कुल, जब आप साइकिल चलाते हैं और अगर इस तरफ हवा चल रही है तो आपको क्या होता है? आपको ताकत लगती है ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? यस। इसका आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, यस या फिर हाँ, वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी घर्षण बल कार्य करता है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन एयर। यस लिखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन,
if the force applied on the object is in the direction of its motion, यानी कि the speed of the object decreases. क्या बोल रहा है? यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति कम हो जाती है. देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके का है, ये ढलान पे है, ठीक है, इसके अंदर पहिए लगे हुए हैं, सिंपल. अब अगर ये पहिए हैं तो ये अपने आप चल रहा है, लेकिन यदि आपने पीछे से उसी दिशा में धक्का लगाया तो क्या होगा? इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी. तो यहाँ क्या बोल रहा है? कम हो जाती है. हम क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिल्कुल असत्य या फिर गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, तो अगर हम उसी दिशा में बल लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी. अगर ऑपोजिट दिशा में बल लगाएंगे तो क्या होगी? स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा. थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.